हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां मुकेश नायक जी के लिए। और मुकेश नायक जी, हम यहां पर जो संवाद कर रहे हैं इसके दो संदर्भ हैं। पहला संदर्भ तो जो विधानसभा चुनाव निकट है 3 महीने बाद, उसके संदर्भ में बात कर रहे हैं, और दूसरी बात अब तक की सागर जिले की यात्रा के संदर्भ में, मध्य प्रदेश की यात्रा के संदर्भ में कर रहे हैं। क्या आपने ऐसा किया था, ये जानने में लोगों की दिलचस्पी है कि 2003 के बाद से लेकर अब तक ये प्रदेश कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर पाता, ये सागर कांग्रेस पे भरोसा नहीं कर पाता। 20 साल में खोज पाए आप क्या किए थे ऐसा जिसके चलते भरोसे को लेकर इतना संकट जिले के स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर, आजकल तो देश के स्तर पर? क्या कहते हैं मुकेश जी? देखिए, मैं मुख्य बात पर आपसे बातचीत करना चाहूंगा। किसी भी राजनीतिक दल के मुख्य 3 आधार होते हैं। एक, उस राजनीतिक दल की विचार बहने की प्रक्रिया। दूसरा, राजनीतिक दल के नेताओं का व्यवहार, सामाजिक सरोकार और चरित्र। और तीसरी बात, सरकार द्वारा अर्जित भौतिक लक्ष्य यानी विकास। आप विचार बहने की प्रक्रिया को अगर देखें भारतवर्ष में राजनीतिक दलों की, तो मुझे लगता है इन 30 सालों में बीजेपी ने भारतवर्ष में एक अपने अलग राम की सृष्टि कर दी है, एक अपने अलग राम को गढ़ लिया है। मैंने पहले भी इस विषय पर आपसे बात की थी जी। एक सनातन धर्म, संस्कृति और परंपरा के जो राम हैं, जिन्होंने राम राज्य बनाया। दूसरे, भारत के भक्त और अनुरागियों के राम हैं, जिन्होंने केवट से नाव मांगी, शबरी के जूठे बेर खाए, निषाद राज से दोस्ती की, जिनको कोल, भील और आदिवासी मार्ग बता रहे हैं। जो सारे संसार को मार्ग बताते हैं, उनको कोल, भील और आदिवासी अपनी वन यात्रा में मार्ग बता रहे हैं। और सारे संसार को पार लगाने वाले वेदांत के ब्रह्म प्रभु राम, उनको केवट पार लगा रहे हैं। ये वो राम हैं जो भारतवर्ष की सनातन धर्म, संस्कृति और परंपरा में जो अनुराग और भक्ति के अधीन है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब शबरी युगों युगों तक प्रतीक्षा करती रही प्रभु राम की, और जब प्रभु राम उनसे मिलने के लिए गए, तो जिस अनुराग, भक्ति और समर्पण का उदाहरण वहां देखने को मिलता है, किसी अन्य धर्म, संस्कृति और परंपरा में नहीं मिलता। शबरी को भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें नवधा भक्ति का ज्ञान तुम्हारे माध्यम से पूरे संसार को देना चाहता हूं। तुम तो भक्ति की मूर्ति मंत्र रूप हो, अनुराग से भरी हुई हो, ज्ञान और वैराग्य तुम्हारे रग रग में समाया हुआ है, और तुम मुक्त चेता हो, मुक्त आत्मा हो। लेकिन फिर भी तुमने जो एक आदर्श रखा है, तो मैं पूरे संसार को तुम्हारे माध्यम से एक नवधा भक्ति का ज्ञान देना चाहता हूं। उन्होंने कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गन, करिए कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दमशील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव मोहिमय सब जग देखा, मोत अधिक संत कर लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखे परदोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ही हरस न दीना। फिर कहा, नौमहु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। तो सबरी ने पूछा, ये चौपाई इसलिए बोली जी कि इसका सार इसमें है कि शबरी ने पूछा कि भगवान आपके दर्शनों का फल क्या है जी। तो भगवान ने शबरी से कहा, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाहि निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शनों का
एकमात्र फल है कि जीव अपने ही सहज स्वरूप को उपलब्ध हो जाता है। वो भगवान श्री राम जो मुक्ति के दाता हैं, भक्ति के दाता हैं, राम राज्य के दाता हैं, अनुराग और भक्ति के मूर्तिमंत रूप हैं, उन भगवान राम की बीजेपी ने एक अलग मूर्ति को गढ़ लिया भारतवर्ष में, एक अलग राम की सृष्टि कर ली भारतवर्ष में। और ये बीजेपी के जो राम हैं, ये ऐसी मनोवैज्ञानिक विभाजन की रेखा भारत में खींचते हैं जिससे समतामूलक समाज चकनाचूर होता है, जिससे समावेशी समाज को क्षति पहुंचती है, जो विभाजनकारी है और देश में अशांति का कारण है। तो वैचारिक स्तर पर जो भारत की मूलभूत समस्याएं हैं, भूख है, गरीबी है, अज्ञान है, अशिक्षा है, ऐसे गंभीर सवालों को किनारे करके लगातार एक प्रच्छन्न माध्यमों से, यानी ध्येय एक ही है, लेकिन कभी गाय, कभी गंगा, कभी प्रभु राम, भिन्न भिन्न प्रतीकों और माध्यमों को खड़े कर कर एक विचार को निरंतर जनता के बीच में घुमाते रहना, एक वैचारिक मनोवैज्ञानिक विभाजन को निरंतर जनता के बीच में बांटते रहना, ये एक वैचारिक स्तर पर बीजेपी ने काम किया। दूसरा, पूरे देश में बीजेपी ये कहती है कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है और बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है। मैं बीजेपी के नेताओं से ये कहना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि हिंदुओं को आपने दिया क्या? 200 रुपए लीटर तेल बिक रहा है, आप हिंदुओं को 100 रुपए लीटर दे रहे हो। 100 रुपए लीटर पेट्रोल बिक रहा है, आप हिंदुओं को 50 रुपए लीटर दे रहे हो। रेल का किराया बढ़ गया है, मुसलमानों को भी उतना ही लगता है, हिंदुओं को भी उतना ही लगता है। देश में गरीबी, भूख, अज्ञान और अशिक्षा, देश में पीड़ा और दुख, देश में बीमारी, हिंदू भी भोगे, मुसलमान भी भोगे, देश के सभी जाति वर्ग और संप्रदाय के लोग भोगे। लेकिन आप जिस विचार के नाम पर विभाजन करके अपनी राजसत्ता को लगातार बनाए हुए हो, उस विभाजन से हिंदुओं को कुछ नहीं मिल रहा है, मैं ये कहना चाहता हूं। आपने विवेचन तो बहुत ज्यादा कर दिया। हमें तो ऐसा लगा कि राजनीति करना भाजपा का काम रह गया और कांग्रेस के लोगों का काम शायद कथा करना रह गया। और इसलिए ये हालत हो गई। लेकिन आपसे जानना ये है, देश भर में सिवा कथाओं के हो क्या रहा है? हाँ, लेकिन आपको भी इसी काम में लगा दिया गया, ये देख के बड़ा अचरज हो रहा है। लेकिन अभी सवाल इस पर है कि हमने 3 स्तर पे बात की थी, देश के स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर और सागर के स्तर पर, क्योंकि आप तीनों स्तर पे काम किए हुए। पर भाई, राम के स्वरूप को बनाने के बावजूद भी 90 सदस्यीय छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस 70 सीटें जीत लेती है। कांग्रेस कर्नाटक भी जीत लेती है। अन्य पार्टियां हैं, ऐसे राम होते हुए भी 3/4 बहुमत के साथ ममता बनर्जी आ जाती हैं। ऐसे बहुमत के साथ अरविंद केजरीवाल दिल्ली में चुनौती देते हैं, जहां पर राम को आपके अनुसार गढ़ने वाले लोग बैठे हुए हैं। पंजाब में पानी मांग जाती है पूरी भाजपा, जहां पर अरविंद केजरीवाल अपनी नई बनाई हुई पार्टी के साथ पहुंचते हैं। इसके बावजूद भी आप इसी नतीजे में पहुंचे कि कांग्रेस की बदहाली, लगातार हार, केवल और केवल राम की प्रतिमा नए सिरे से गढ़ती भाजपा ने इसलिए हो गई। या आपको लगता है बिल्कुल नहीं, या आप अपनी दिशा भूल गए इसलिए ये हालत हो गई? बिल्कुल नहीं। मेरा अभिप्राय ये है, देखिए, जिस विचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी चलती है, उस विचार का राज्यों में, दक्षिण भारत में कोई असर नहीं होता, क्योंकि कैडर बेस पार्टी है। पश्चिम बंगाल में कोई उसका असर नहीं होता, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और केरल में उसका कोई असर नहीं होता। ये उत्तर भारत में इसलिए असर होता है कि उस उत्तर भारत के लोग बहुत धार्मिक है, बहुत भावना प्रधान है और बहुत वो आस्थावादी लोग हैं। तो इस कारण से धर्म और आस्थाओं का और विश्वास का जल्दी दोहन हो जाता है राजनीति में। मेरे कहने का ये आशय है। केवल ये एक कारण भर नहीं है कांग्रेस के हारने का। पिछली बार हमने सरकार बनाई थी, क्या हुआ? कर्नाटक में सरकार किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने गिराई, मध्य प्रदेश में किस तरह से सरकार गिराई। किस तरह से गिराई? आप देखिए, इसी जिले के एक मंत्री है। सीधा सवाल है, किस तरह से गिराई? थोड़ा पता तो चले। ऐसे गिराई? इसलिए
ऐसे गिराई सरकार, जी ऐसे गिराई कि विधायकों को ढोर बाजार में बिकने के लिए जैसे ढोर बिकते हैं ना, जी वैसा खड़ा कर दिया। जी और जिस तरह की सौदेबाजी, खरीद फरोख्त और लोकतंत्र का चेहरा पैसे की दम पर विद्रूप किया है, जी वो एक कारण है। और ऐसे ही रोकता हूं मुकेश नायक जी, इन्होंने खरीद लिया ये आपका आरोप है, बात तो ठीक है, पर जिनको आपने मौका दिया था, वो जिनको चुना गया था, वो बिकने के लिए तैयार क्यों हुए, ये हमारा सवाल है। देखिए आप ठीक कह रहे हैं, ये हमारी गलती है, हम उन लोगों को पहचान नहीं पाए जी, और इसलिए अब जो ये चुनाव होने वाला है ना, इसमें पहचान मुख्य आधार होगा टिकट देने का। और हम उन लोगों को आगे लाने वाले हैं जो किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर अपना विचार ना छोड़े, अपनी पार्टी ना छोड़े और मैदान में दृढ़ता से डटे रहें। आवाज में खनक बहुत है आपके, पर यकीन कैसे करें इस बात पे जो आप दावा कर रहे हैं, इसलिए कि कौन के संदर्भ में पाला बदलने का काम किया। बिसाहू लाल सिंह कितनी बार विधायक रह चुके थे कांग्रेस के टिकट पर, उनका हृदय परिवर्तन हो गया और आपके अनुसार बिक गए। आपकी पार्टी के जो यहाँ के मंत्री जी हैं अभी आपके तो उत्तराधिकारी रहे भाई, जैसे युवा कांग्रेस के आप अध्यक्ष रहे प्रदेश के, गोविंद सिंह राजपूत भी उसी के अध्यक्ष रहे। तो आप थोड़ा हमें समझाएंगे जिससे जनता यकीन कर पाए, जो पूरे प्रदेश की देख रही है, कि अब कांग्रेस पार्टी ने ऐसा मैकेनिज्म निकाल लिया है, वो लिटमस टेस्ट करने की प्रक्रिया निकाल ली है, जिसमें अब जो जीतेगा ना वो कहीं नहीं जाएगा। थोड़ा हमें भी तो पता चले वो पद्धति कौन सी है जिसमें इतना भरोसा आप कर रहे हैं और जनता भी भरोसा कर लेगी। मुझे थोड़ा स्पष्ट करें आप, क्या आप बिकने वालों के पक्ष में हैं क्या? नहीं, हम तो केवल इतना जानना चाहते हैं, आप फिर से वालों को मौका दे दें, इसलिए सवाल है। अब हमने सवाल कर लिया तो आप प्रश्न समझ गया आपका, उसका उत्तर भी दूंगा। देखिए, जो दूध का जला है ना, वो छाछ भी फूक फूक कर पीता है जी। आपने डेवलप कर लिया इस बीच में जी, तो ये जो पूरे पार्टी के नेता और संगठन हैं जी, ये तय करेंगे कि कौन व्यक्ति वो है जो जो चुनाव भी जीत सकते हैं और दृढ़ता के। स्वर्णिम मध्य प्रदेश बन रहा है, हर वर्ग को देखिए ना, झड़ी लगी हुई है मिलने की। संविदा कर्मचारियों को मुख्य कर्मचारियों जैसा वेतन, सुविधाएं, सहूलियत, बहनों के संदर्भ में हर महीने 1000 रुपए आ रहे हैं। आपने 1500 रुपए की संभावना जताई, उन्होंने बताया थी हम 3000 तक पहुंचाने जा रहे हैं। आप इनके मुकाबले कहां टिक पा रहे हैं, थोड़ा बताएं तो सही। हम ऐसे जीतेंगे जी, जैसे हम हिमाचल प्रदेश में जीते जी, केंद्र की सरकार थी जी। हम ऐसे जीतेंगे जैसे कर्नाटक में जीते जी, केंद्र में सरकार थी। पर ऐसे तो भाजपा भी बोलेंगे कि आप ऐसे हारेंगे जैसे गुजरात में हम जीते हैं। नहीं, हम तो 3 राज्यों के चुनाव हुए भारत में जी, हिमाचल, कर्नाटक और गुजरात जी। 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी। पिछले चुनाव में हम जिस तरह से जीते थे जी, इस बार भी उसी तरह से जीतेंगे। पिछले बार भी केंद्र में सरकार थी, हमने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई जी। वैसे ही इस दफे तो बहुत बड़ा अंतर होगा हिमांशु जी, मेरा आकलन है। अरे कैसे अंतर होगा, इसलिए सवाल कर रहा हूं नायक साहब। पिछली बार देखिए भाजपा का नारा क्या था, भाजपा का नारा था माफ करो महाराज, हमारे नेता शिवराज। अब तो महाराज और शिवराज दोनों उधर खड़े हैं, आप कहां पड़े हैं? ऐसा है, अब महाराज ज्यादा जहां पर खड़े हैं ना, वहां वो महाराज नहीं, भाई साहब हो गए, उनका कोई समझ में नहीं है। मुझे जो जानकारी है, जिस घुटन और बेचैनी से महाराज साथ गए लोग गुजर रहे हैं, पिछले ही दिनों यहाँ भोपाल सागर के सारे विधायक जी, माननीय विधायक बैठे हैं, ये भी उनके साथ थे जी।
सब इकट्ठे होके गए थे जी कि यहाँ के एक मंत्री जी से हम लोगों को बचाओ भैया, जी हैं, जी और हम पर कृपा करो, इतना एकाधिकार और एक जगह डिसेंट्रलाइज करो, जरा हमारी सहायता करो, नहीं तो हम लोग इस्तीफा दे देंगे। तो ये हाल है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं हिमांशु जी, अब मैं विचारधारा के राजनीतिक दल के नेताओं के सामाजिक सरोकार और उनके राजनीतिक व्यवहार की चर्चा करूंगा। जी हमारे शास्त्रों में कहा है कि तीन आहट नहीं आना चाहिए। एक धन की आहट नहीं आना चाहिए, एक बल की आहट नहीं आना चाहिए, और एक सत्ता की आहट नहीं आना चाहिए। अगर इनकी आहट आती है तो इनका पराभव हो जाता है। और आज सागर जिले में जी धन की, सत्ता की और बल की जिस तरह से आहट सुनाई दे रही है, ये वातावरण बहुत घुटन और बेचैनी का है आम आदमी के लिए। यहां पर न कोई अपोजिशन कर सकता है। जब बीजेपी के अंदर ये हाल है जी, तो बीजेपी के बाहर क्या हाल होगा, आप जरा कल्पना करिए। जनता दो सवाल है मेरे। अभी तो आप एक खिलाफ सारे विधायक और बाकी मंत्री मिलकर आवाज उठाए और बोले कि इसका इलाज करो। तो जब इतनी आवाज उठाने की अनुमति है तो फिर शिकायत किस बात की? एक तो सवाल ये है आपसे। और दूसरा आपसे जानना ये चाहता हूं, कांग्रेस तो बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी रही है, लोकतंत्र को सींचने वाली पार्टी रही है, या आप इतने ज्यादा दुखी क्यों हो गए कि महाराज भाई साहब हो गए? मतलब आप भी क्या चाहते हैं, महाराज का ही संबोधन होना चाहिए एक लोकतांत्रिक देश में? या आप मानते हैं जो काम आप 75 साल में नहीं कर पाए, भारतीय जनता पार्टी नहीं, महाराज को भाई साहब बना दिया, इसके लिए उनको हम धन्यवाद देते हैं जी, क्योंकि उन्होंने उनका वास्तविक चेहरा पहचान लिया, हम नहीं पहचान पाए थे जी। और आज जो उनके साथ भाग कर गए थे, अभी 3-4 महीने बचे हैं चुनाव के लिए। हिमांशु जी जी, आप भी यहीं पर हैं, हम भी यहीं पर हैं। चुनाव में उनकी क्या स्थिति बननी है आप जरूर देखिएगा। आप बताओ, जो कांग्रेस में रहकर जो नेता पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में और पूरे उज्जैन डिवीजन में टिकट बांटते थे पार्षदों के चुनाव में, मेयर के चुनाव में, 63 वार्डों में से मैं इंचार्ज था ग्वालियर का। और 57 साल के बाद कांग्रेस में केवल 4 पार्षद के टिकट भाई साहब को मिले हैं ग्वालियर में। उनकी ये वास्तविक स्थिति है और मैं सोचता हूं कि ये होना चाहिए कि इस बात का एहसास व्यक्ति को होना चाहिए कि अगर नापाक संबंधों के द्वारा किसी लोकतांत्रिक मूल्यों को इस तरह से कोई क्षति पहुंचाएगा तो उसको उसकी सजा ईश्वर और लोगों को देना चाहिए। ये आप बता क्या रहे हो? आपने ये बताया, देखो 57 साल बाद कांग्रेस का मेयर बना ग्वालियर में, और दूसरी तरफ आप ये भी बता रहे हो कि देखो सिंधिया जी के अनुसार वहां की सारी टिकट बढ़ती थी। इस चुनाव में कुल 4 टिकट सिंधिया जी के अनुसार मिली, तो नतीजा सामने है। सिंधिया जी के अनुसार टिकट नहीं मिली, जनता ने नकार दिया। मतलब सिंधिया जी का इतना प्रभाव जनता के बीच में है कि उनके अनुसार टिकट नहीं मिलती है तो लोग हार जाते हैं। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, भाई साहब की विदाई के बाद जी जो वहां के हमारे कार्यकर्ता थे, नेता थे, उनको एक डेमोक्रेटिक स्पेस मिली, एक लोकतांत्रिक जगह मिली, और उस जगह को वो भरना चाहते थे। उन्होंने पूरी शक्ति और क्षमताओं के साथ कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, और जो महाराज सोचते थे कि उनके बिना कांग्रेस का काम नहीं चलेगा, वो सीट वो गली गली घूमे हैं, कभी गाड़ी से कांग्रेस के जमाने में उतरते नहीं थे, मोहल्ले मोहल्ले में। उसके बाद वो अपना चुनाव नहीं जिता पाए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के आने और जाने से, कोई फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस को आने जाने से। हम प्रदेश से निकलकर जरा सागर पे आ जाए जहां अपन बैठे हैं। यहां तो आपके पास में प्रत्याशियों के लाले हो गए। वो आपकी पार्टी के बहुत बड़े नेता है, नाम है उनका दिग्विजय सिंह जी। वो आजकल पूरे प्रदेश में निकले हुए हैं, यहां पर भी आए थे, खुरई भी गए थे, लौट कर आए तो बोले कि अगर कोई नहीं होगा तो मैं ही यहां से लड़ूंगा। अब इसके बाद में क्या उम्मीद करें भाई आप लोगों से? देखिए, पिछले चुनाव में भी सागर जिले में बंडा की सीट,
देवरी की सीट और सुर्खी की सीट कांग्रेस के पास थी। ऐसा नहीं है कि एक तरफा था और कैंडिडेट्स नहीं है। अब एक उनमें से बिकाऊ निकल गए तो वो ढोर बाजार में खड़े हो गए बिकने के लिए। अब उसमें हमारी गलती तो नहीं है, क्योंकि लाभ और हानि का लेखा जोखा लगाकर अगर भविष्य के प्रति कोई निर्णय लेता है तो उसका इंडिविजुअल चरित्र है और निर्णय है। अब कोई राजनीतिक दल या व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार कैसे हो सकता है? कोई राजनीतिक दल इसको इतने लंबे समय से पाल पोस कर बड़ा कर रहा है, उसको दो बार जनप्रतिनिधि बना रहा है, संगठन में बड़े बड़े पद दे रहा है, अगर जिसको पाला पोसा तो इस तरह के लोगों के व्यवहार को क्या कहते हैं आप? मैं कहना नहीं चाहता उसको, लेकिन चले गए वो। और आज आप जो कह रहे हैं सागर जिले की हालत, उस पर अपन चर्चा कर लेते हैं। यहाँ की 8 सीटें हैं जी, और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं है। नहीं मैं नहीं कह रहा, ये दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं। नहीं, दिग्विजय सिंह हम कौन होते हैं ये कहने वाले? दिग्विजय सिंह ने जिले की बात नहीं कही हिमांशु जी। दिग्विजय सिंह ने बात कही जहां से भूपेंद्र सिंह जी विधायक हैं। आज भूपेंद्र सिंह जी को मैंने बहुत साधारण, हम लोग हमसे वो जूनियर है, सागर विश्वविद्यालय में नेता थे, मैं भी वहां छात्र संघ की राजनीति करता था। हमने इन लोगों को नारे लगाते हुए सड़कों पर देखा है, और आज नारा लगाने वाले नेता कितने बड़े आदमी बन गए इसकी आपको कल्पना है? जब ये विकास यात्रा इन्होंने निकाली और जनता के बीच में जब ये गए तो जनता ने इनसे कहा, भैया ये देखो पूरा गांव खोदा डाला है, ये आपने नल जल योजना लगाई थी, ये जो आपने सड़कें बनवाई थी 4 लाख करोड़ का कर्जा लेकर, ये एक गांव में भी सड़कें बची नहीं है, चकनाचूर हो गई हैं। न सड़कें बची, हमारे हाथ तो कीचड़ भर लगा, विकास तो आपका हुआ है, हमारा विकास हुआ। दूसरा, जब सागर में गए तो लोगों ने कहा पूरा शहर खुदा डाला ही है, जरा देख लो पूरा शहर। जो 2 बार सड़कें बनी थी, सीवेज लाइन और वाटर पाइपलाइन की लाइनें निकाल कर 2 बार लगाई और 2 बार खोदी। पहले कहा कि इनका जो कमांड एरिया है वो ठीक से उसका जो एंटीसिपेशन है वो बिगड़ गया, तो फिर दोबारा इसको फिट करना पड़ेगा। और सीवेज लाइन डल गई, घरों में फिट नहीं हुई। इसलिए घरों में फिट नहीं हुई कि अगर उनको घरों में फिट कर देंगे आप, तो पूरा आपका जो सिस्टम और नेटवर्किंग है जमीन के नीचे, वो इतना यानी यांत्रिक रूप से गड़बड़ है कि पूरे शहर का गार्बेज घरों में घुसेगा। ये हालत है। आप बड़े तालाब को जाकर देख लीजिए, आपने देखा है भारत का बड़ा तालाब, हमारे शहर की शान हुआ करता था वो तालाब। 100 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है उसमें। यहां बैठे लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि उस तालाब के नाम पर 80 करोड़ रुपए निकल चुके हैं, और 80 करोड़ में केवल इतना हुआ कि तालाब को पूरा बर्बाद कर दिया। तालाब में गहराई होनी चाहिए थी, उसकी सिल्ट निकलनी चाहिए थी। अभी प्रफुल्ल दुबे यहां बैठे हैं, वो बता रहे थे कि उनका जहां एक मोंगा कहलाता है, जहां से पानी आता है, वहां पर उनका एक खेत है। इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि जो सिल्ट निकाल रहे हो, हमारे खेत में पानी भरता है, इसमें डाल दो, आपका ट्रांसपोर्टेशन बचेगा। तो उन्होंने वो सिल्ट बेची और जितनी मिट्टी बिकी उतनी भर निकाली, बाकी निकाली नहीं। आप बताइए कि कितनी निर्ममता पूर्वक इन पैसों का अपव्यय हुआ है। ये पैसे कहां गए हैं? आप क्या इसका कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है? क्या अपोजिशन पार्टी के लोग इसको पूछेंगे नहीं? पूरा शहर खुदा पड़ा हुआ है। इतना सब कुछ खराब हुआ है, इसके बावजूद भी क्या आपको याद है सागर को आपकी पार्टी ने कब जीता हुआ है? देखिए, सागर में तो आप कह सकते हैं कि पिछले लंबे समय से हम यहां पर चुनाव सागर शहर की सीट हार रहे हैं, है ना? लेकिन हम कह क्यों सकते हैं? नहीं, हम तो केवल इतना जानना चाह रहे हैं क्यों हार रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें संवाद की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। मुकेश नायक जी जैसा विद्वान व्यक्ति यहां बैठा है, जो आप वहां चिल्ला रहे हो ना, ये सिर्फ आपका दंभ और आपका अहंकार है जो आपको खा जाएगा अगले आने वाले चुनाव में। आपको अपनी ये आदत, अभी वोटिंग हुई नहीं है, अभी चुनाव आया नहीं है, आप जीत गए।
ईवीएम मशीन सेट करके लड़ोगे क्या? एक बेहद अच्छा संवाद चल रहा है। मुझे लगता है कि हमें एक विचार संपन्न तरीके से इस संवाद को आगे बढ़ाना चाहिए। और मुकेश नायक जी जो मुद्दे उठा रहे हैं, तो जिन लोगों को लग रहा है कि उसमें कुछ बात आपत्तिजनक है, तो आपको शैलेंद्र जैन जी पे भरोसा होना चाहिए। वो इस सदन में मौजूद हैं, यहाँ के विधायक हैं, उनका सत्र इसके बाद है तो वो इसका जवाब देंगे, या आपका उन पे भरोसा नहीं है? माननीय विधायक बताएंगे ना यहाँ आके कि शहर कहीं खुदा नहीं है। माननीय विधायक जी बताएंगे तो बहरहाल यहाँ आके कि 80 करोड़ रुपए नहीं लगे हैं। नायक साहब अभी तो अपन हम मान लेंगे। अरे नायक साहब थोड़ा इधर रुक करें। क्या है, हमें आपकी पार्टी के भविष्य को लेकर समझना है भाई दिग्विजय सिंह जी बड़ा डरा गए। अब आपसे ये जानना है कि वो दिग्विजय सिंह बोल गए कोई नहीं लड़ेगा तो मैं लड़ूंगा। अगर दिग्विजय सिंह सागर जिले में आ जाएंगे तो कांग्रेस कितनी मजबूत या कितनी कमजोर, इस पर मुकेश नायक जरा रोशनी दे दें। देखिए जी, इतनी खामोशी से ये विकेट गिरने वाले हैं आने चुनाव में, क्योंकि कौन, दिग्विजय सिंह? नहीं, ये भूपेंद्र सिंह के और गोविंद सिंह के। अच्छा, भूपेंद्र सिंह के, गोविंद सिंह के विकेट इतनी खामोशी से गिरने वाले हैं जी कि आपको कल्पना नहीं है। देखिए जी, उसका कारण है। जी देखिए उसका कारण है, जब जनता डरती है। एक मिनट जानना चाहूंगा, जब जनता डरती, ये ठाकुर ब्राह्मण की लड़ाई तो नहीं है। 3 मंत्री हैं यहाँ पे, एक गोपाल भार्गव जी हैं, एक भूपेंद्र सिंह जी हैं, एक गोविंद सिंह जी हैं, 2 सिंहों के पीछे। देखिए मैं चर्चा को उस स्तर पर ले ही नहीं जाना चाहता जी, क्योंकि वो चर्चा का स्वरूप होना भी नहीं चाहिए। नहीं मतलब तीसरे मंत्री के संदर्भ में आपको लगता है कि उनके संदर्भ में कोई दिक्कत, उनका काम ठीक ठाक है? भाई चर्चा क्यों नहीं होगी? 3 मंत्री हैं एक सागर जिले से, 52 से ऊपर जिले हैं मध्य प्रदेश में। कई जिले ऐसे हैं जिनसे एक मंत्री नहीं है, पर सागर भाजपा की रणनीति में इतना महत्वपूर्ण है कि एक ही जिले में 3-3 मंत्री हैं। वो टीकमगढ़ में थे, वो पूछ रहे हैं हम कहाँ हैं, छतरपुर पूछ रहा है हम कहाँ हैं, सब कुछ सागर में है। और इसके बीच में आप बता रहे हैं अगले चुनाव में अपनी संभावनाएं बहुत बेहतर है। तो सवाल है भाई, तीसरे मंत्री के बारे में मैंने पहले कह दिया जी कि वो तो बेचारे पूरे विधायकों को लेके मुख्यमंत्री के पास गए थे कि हमें बचाओ जी, वो खुद ही पीड़ित हैं, इसलिए उनकी क्या चर्चा करना, वो तो आम जनता की तरह पीड़ित हैं जी, है ना। मैं बात कर रहा हूं एकाधिकार की जी, मैं बात कर रहा हूं दमन की, मैं बात कर रहा हूं धन बल की, मैं बात कर रहा हूं प्रशासनिक बल की। ये लोगों की रक्षा के लिए, लोगों के विकास के लिए, लोगों की शांति के लिए इसका उपयोग होना चाहिए। और इसका इस तरह से दुरुपयोग हो रहा है कि लोगों के अंदर बहुत बेचैनी और डर है। और बुंदेलखंड के आदमी का एक स्वभाव है, जब वो किसी से डरता है तो कम से कम उसको वोट तो नहीं देता। मैंने इतनी लंबे समय से इस बात को ऑब्जर्व किया है और देखा है। तो अब हम आखिरी बातचीत की ओर चलते हैं। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी और कमलनाथ जी हैं। क्या ऐसा दोनों नेताओं के मुकाबले आपके दोनों चेहरों के संदर्भ में है कि आप 3 महीने बाद कमाल की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए अच्छा प्रश्न किया आपने। पिछले 1.5 सालों से आए दिन इस बात की चर्चा होती है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात पर गंभीरता से विचार कर रही है कि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को आगे रखें या नहीं रखें। सब जानते हैं इस बात को, और कई बार पेपरों में आ चुका कि प्रदेश अध्यक्ष बदल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी बदल रहे हैं। बीजेपी के अंदर भी और प्रदेश की जनता के बीच में भी ये बात है कि अब शिवराज सिंह जी का चेहरा उतना स्वीकार्य नहीं है पहले जितना था, और इस पर बीजेपी को पुनर्विचार करना चाहिए। ये चर्चाएं कई बार हो चुकी हैं। इससे आप शिवराज सिंह चौहान की स्थिति का खुद आकलन कर लीजिए। मैं एक किस्सा सुनाता हूं। एक बार ऑस्ट्रेलिया के एक आदमी ने 56 शादी की। जब 56वीं शादी उसने की तो सुहागरात में उसको ये पता चला कि एक बार पहले भी इससे शादी कर चुका है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि शिवराज सिंह चौहान को ये याद नहीं रहता कि जो वो घोषणा कर रहे हैं वो 4 बार पहले कर चुके। अब बोली लगा रहे हैं। बोली
किसानों की बोली, नौजवानों की बोली, अन्य वर्ग की बोली कि आपको ये देंगे, अब आपको ये देंगे। 18 महीने बाद आपको ये याद आया कि किस किस को क्या देंगे। उसके पहले याद नहीं आया। जब ये पता चला कि जब आपके पूरे सर्वे आ गए और सर्वे में जब आपको लगा कि नेगेटिव हैं सर्वे है, और सब अखबारों में भी प्रकाशित हुए हैं, सब चैनलों के सर्वे आ रहे हैं, तब आपको लगा कि वैसे ही 4 लाख करोड़ के कर्जे में ये राज्य है। 4 लाख। मध्य प्रदेश की टोटल वार्षिक योजना, पिछले वर्ष का बजट 3.5 लाख करोड़ था। माननीय विधायक विधानसभा के सदस्य हैं, और 4 लाख रुपए का कर्ज है। यानी टोटल जो वार्षिक योजना है राज्य सरकार की, उसका 15% केवल ब्याज में चला जाता है। अगर आपने उधार के पैसे लेकर ये वैभव जनता के सामने खड़ा कर दिया है, उधार के पैसे लेकर अगर ये भौतिक लक्ष्य अर्जित कर लिए हैं, तो पूरी प्रदेश की आम जनता के ऊपर इसका कर्जा है। पूरे आम प्रदेश की आम जनता इसकी भुक्तभोगी है। महत्वपूर्ण टिप्पणी है मुकेश नायक जी आपकी, लेकिन आपसे जानना ये चाहता हूं कि भाई शिवराज सिंह जी तो बोल रहे हैं कि मैं ये दे रहा हूं, और कमलनाथ जी और प्रियंका गांधी बता रही हैं हमें मौका दो, हम ये देंगे। प्रदेश के पास तो पैसा है नहीं, आपने बता ही दिया। तो आपसे जानना है ये कमलनाथ जी और प्रियंका गांधी जी कहां से ला के देंगे भाई, इतना और बता दो आप। मैं बताता हूं आपको जी। जो टोटल योजना का आकार है राज्य का, इसमें प्लान बजट और नॉन प्लान बजट जी 2 प्रकार की इसका रचनाक्रम होता है। आप किस तरह का, जब मैं विधायक था पिछले सत्र में, तो माननीय विधायक जी मेरे साथ सदन के सदस्य रहे हैं। यानी 15-15 बार सदन में अनुपूरक बजट आए। यानी योजना के बजट से गैर योजना का बजट ज्यादा हो गया। आप योजना बना रहे हैं, जिस योजना के ऊपर 1500 के बजट का प्रावधान था, स्केलेशन कास्ट, समय सीमा। नायक साहब देखो क्या है, हम जनता के बीच में हैं। आपसे सीधा सवाल ये है भाई, आप पिछली बार भी कहे थे राहुल गांधी जी, उनकी बात का सम्मान है ना, महत्व है कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे, सत्ता में आएंगे। और कितने दिन में करेंगे? 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, और 10 दिन में कर्जा माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। 5 महीने सरकार रहने के बाद भी सारे किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, और ये कर्ज 27 लाख किसानों का 50,000 या 1 लाख रुपए तक का कर्जा माफ हुआ। ठीक, तो आप तो स्वयं ये बात साबित कर चुके कि आप जो कह रहे हैं वो कितना कर पाएंगे। अभी मेरा जो सवाल था भाई, आपको शिवराज सिंह जी की इस बात पर ऐतराज है कि वो 1000 रुपए लाडली बहना योजना के अंतर्गत तब दे रहे हैं जब प्रदेश कर्ज में डूबा हुआ है, पर कमलनाथ जी 1500 रुपए देंगे नारी सम्मान योजना के तहत। उस समय पर जानना यह है कि क्या कमलनाथ जी के पर्सनल अकाउंट से कोई व्यवस्था की गई है, कांग्रेस अपने अकाउंट से कोई व्यवस्था कर रही है? भाई इन लोगों के ऊपर कोई बोझ नहीं आना है कर्जे का, सब व्यवस्था कांग्रेस ने पैरेलल कर दी है। मैं बताता हूं, अगर आप बजट को पूरा समझने की कोशिश करें तो इतनी पेचीदगी में थोड़ी जाएंगे सर। नहीं, इतनी डिटेल में नहीं जा रहा हूं, इतनी डिटेल में नहीं जा रहा हूं जी। मैं ये कह रहा हूं कि 27 लाख किसानों के कर्जे माफ हुए। पेंशन 1000 की थी, हम 600 रुपए कर पाए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जी। बिजली के बिल 100 यूनिट तक हमने माफ किए 15 महीने में। ये पूरा हमने कोई, इन्होंने कमलनाथ जी के जाने के बाद 50,000 करोड़ का कर्जा लिया है। अगर कमलनाथ जी ले लेते तो एक दिन में सब चीजें कर देते जी। लेकिन हमने राज्य को कर्जे के बोझ में नहीं डाला। हमने जितनी चादर थी उतने पैर फैलाए, और हमने चरणबद्ध योजना बनाई कि इन 5 सालों में कैटेगोरिकली हम भौतिक लक्ष्य, हितकारी मूलक योजनाएं किस किस पर कितना नियोजन करेंगे। और 15 महीने में आप ये तो मानते हैं 27 लाख किसानों के कर्ज माफ हुए, ये तो 18 साल में नहीं कर पाए। भाई अब सवाल तो इस बात को लेकर जनता को करना है कि राहुल गांधी को घोषणा करने से पहले प्रदेश की माली हालत जाननी थी, या चुनाव जीतने के बाद ये बताना था कि कितने दिन में माफ हो जाएगा। पर अब आखिरी टिप्पणी आपसे चलिए, आप भोपाल से चलकर सागर आए हैं, किस उम्मीद के साथ सागर को कांग्रेस 2023 के चुनाव में देखती है? इसको लेके मुकेश नायक जी की अंतिम टिप्पणी, इस सत्र का आखिरी सवाल।
इस उम्मीद से कि जनता न्याय करेगी, सही बात को समझेगी, कितना नेताओं का विकास हुआ, कितना जनता का विकास हुआ, इसका सही सही आकलन करेगी और लोकतंत्र को लूट से बचाएगी। मैं एक नक्शा लाया हूं जी। ये नक्शा किसी के पास नहीं है। चौबे जी जरा 1 मिनट मेरी सहायता करो। मैं चाहूंगा एक बार सदन जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। हमारे सम्माननीय मंत्री गोपाल भार्गव जी आ चुके हैं। गोपाल जी का बहुत बहुत स्वागत। हिमांशु जी, जी ये पूरे सागर की आबादी एरिया का नक्शा है। जी पूरे सागर का जो आबादी क्षेत्र है जी ये उसका नक्शा है। और इस आबादी क्षेत्र में जो बड़ा तालाब है, इस पर कैमरा करिए जी। ये पूरे सागर का आबादी क्षेत्र का नक्शा है जी और इसमें मार्क्ड है बड़े तालाब और उसके आसपास की जो राजस्व भूमि है और जी। जो निजी भूमि है जी और जो नगर निगम एरिया इसमें रेखांकित है। आप बताइए, इसमें देख लीजिए जी बड़े तालाब की कितनी भूमि है, बड़े तालाब का क्षेत्रफल कितना है, सागर की आबादी वाले एरिया कितने कितने हैं। आप देख लीजिए कि एनजी ने कहा कि तालाब के पास से इंक्रोचमेंट हटाइए, न्यायालय ने कहा। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी एवं अन्य नेताओं के और अन्य लोगों के उसमें इंक्रोचमेंट है और बढ़ गए। इंक्रोचमेंट आज तक नहीं हटाए। और जो कैचमेंट एरिया था पूरे बड़े तालाब का, जिसको मैंने कहा हमारे सागर का गौरव और सौंदर्य का मूर्तिमंत रूप है, उस पूरे बड़े तालाब की जो दुर्दशा हुई है, एक बार भोपाल जाते जाते उसको देखते हुए जाइए। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि अपने शहर को बचाइए। ऐसे एकाधिकारवादी और भ्रष्ट नेता, सत्ता और शासन का दुरुपयोग करने वाले नेताओं को पहचानिए, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल में हो, और उनको चिन्हित करिए और सही न्याय करिए ताकि लोकतंत्र में शुचिता आ सके और जिन उम्मीदों के साथ लोग सरकारें बनाते हैं और अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, वो उम्मीद उनसे पूरी की जा सके। और धन्यवाद मुकेश नायक जी। तो मुकेश नायक जी का कहना है कि जनता फैसला करेगी, पर सवाल इस बात का है कि जनता तो हर 5 साल में फैसला कर रही है, पर नेता क्या उस फैसले को मानने के लिए तैयार होता है? बोले इस बार न्याय होगा, और पिछली बार जो हुआ था जनता के द्वारा वो क्या था? अन्याय। सवाल है। पर नायक जी ने बताने की चेष्टा की कि इन आम चुनाव में कांग्रेस एक बड़ी उम्मीद के साथ है। 2018 में कांग्रेस की काफी कुछ उम्मीद पूरी हुई थी। क्या बची हुई उम्मीद इस चुनाव में पूरी होगी या कुछ और होगा? हम लोगों को इंतजार रहेगा। लेकिन नायक साहब का बहुत बहुत धन्यवाद तार्किक तरीके से अपनी बात रखने के लिए। चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से मुकेश नायक जी का अभिनंदन हो, उनके द्वारा जो खुलकर बात की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत सारा धन्यवाद आपका कि सर इतना वक्त आपने निकाला। इस कार्यक्रम की हमारी एक परंपरा है मुकेश जी, और ये परंपरा की एक छोटे से स्मृति चिन्ह के जरिए हाइनिच और हरिभूमि परिवार आपको सम्मान